हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभय सिंह राजपूत और आज हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री जो है उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अभी एग्जाम आ गए हैं, तो अगर आप मिड टर्म के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चैप्टर में। तो क्लास 11 का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है उसका, यायावर साम्राज्य। बहुत सारे बच्चों को यायावर साम्राज्य जो चैप्टर है वो समझ नहीं आता है बिल्कुल। तो मैं आप लोग को समझाने वाला हूं अच्छे से, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी समझाने वाला हूं। वैसे यायावर साम्राज्य है क्या? देखो, पहले यायावार का मतलब समझ लो। यायावार का मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ लोग होते हैं ना, जैसे बंजारे लोग, आपने सुना होगा, जो एक स्थान पर नहीं रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। किनके साथ? अपने मवेशियों के साथ। मवेशी क्या होते हैं? मवेशी का मतलब होता है पालतू जानवर, जैसे भेड़, बकरी, ये सब पालतू जानवर होते हैं। तो ऐसे ही यायावार जो लोग होते हैं वो घुमक्कड़ लोग होते हैं। घुमक्कड़ का मतलब क्या होता है? जो अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तंबू बना लेते हैं, मतलब छोटा सा टेंट बना लेते हैं, वहां पर रहते हैं, फिर कहीं और जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। तो अपने मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो यही यायावार साम्राज्य है। यहाँ पर बेसिकली मंगोल की बात होगी, चंगेज खान की बात होगी। तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आए, मतलब आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, समझ लेते हैं उनको। देखो, सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, यायावर साम्राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो हम समझते हैं यायावर जो हमारा साम्राज्य है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यायावर साम्राज्य अस्थाई नगरों की बजाय चरागाहों और अस्थाई शिविरों पर आधारित थे। देखो, मैं समझाता हूं आपको अच्छे से ये पॉइंट। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो यायावर साम्राज्य है वो अस्थाई नगर की बजाय, मतलब उनमें अस्थाई नगर नहीं है। अस्थाई नगर क्या होता है? जैसे मान लो कोई प्लेस है, यहाँ पर मान लीजिए आप रहते हो, साइड में आप खेती करते हो, तो मतलब सब कुछ यहीं पर आपके जानवर सब बांधे जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? एक स्थान पे रुके, फिर दूसरे स्थान पे गए, फिर तीसरे स्थान पे गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो यहां पर कैसा था? अस्थाई था, शिविरों पर आधारित था। शिविर मतलब क्या होता है? जो टेंट होते हैं, तंबू होते हैं, मतलब जहां पर ये लोग जाते थे ना अपने जानवरों के साथ, तो वहां पर अपना टेंट लगा लेते थे, वहां पर रहते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, वहां पर टेंट लगा लेते थे, वहां पर रहते थे। तो इन लोगों का क्या होता था कि ये लोग शिविरों पर रहते थे। शिविर मतलब समझ गया ना, कि एक जगह गए, वहां पर तंबू लगाया। शिविर मतलब तंबू लगाना, मतलब जो टेंट लगा लेते हैं जहां जहां जाते हैं। उसके बाद इनका मुख्य कार्य घुमंतु जीवन जीना और पशुपालन करना था। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये घुमंतु थे। घुमंतु लोग मतलब क्या बताया मैंने? अपने मवेशियों के साथ ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसने घुमंतु हो गया। और ये पशुपालन करते थे। पशुपालन का मतलब क्या हो गया? जानवर पालते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोग जानवर पालने का काम करते थे। अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें। अस्थाई कृषि भूमि पर अधिकार जमा कर कर वसूलते थे। तो ये लोग क्या करते थे? कर वसूलने का काम, टैक्स वसूलने का काम किस पे करते थे? खेती पर, कृषि पर काम करते थे। आगे, घुड़सवारी और युद्ध कला पे ये निपुण होते थे। तो ये लोग घुड़सवारी, घोड़ों पे मतलब जो सवारी करते हैं ना, उसमें निपुण थे। दूसरा, युद्ध करना, लड़ाई लड़ाई लड़ना, इस सब में ये लोग निपुण हुआ करते थे, मतलब परफेक्ट। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं, इनके समाज में सामूहिकता और कठोर अनुशासन पाया जाता था। तो ये लोग सामूहिक रूप से एक रहते थे। दूसरा, इनके जो नियम होते थे जीवन के, देखिए हम सबके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो ऐसे ही इनका जो नियम था बहुत ज्यादा कठिन नियम, मतलब कुछ होता ना कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो अपने नियम पालन, तो बहुत इनके जो नियम पालन बोले तो बहुत ज्यादा अनुशासित लोग थे, अनुशासन में रहते थे। जैसे होता है ना, कोई बच्चा है कि इतने बजे उठना है तो उठना ही है, इतने बजे काम करना है तो करना ही है। तो अनुशासन के साथ ये चलते थे जो भी यायावर साम्राज्य के लोग थे। वैसे ही अब अगला प्रश्न है हमारा हमारा मंगोल साम्राज्य के उदय के कारण लिखिए। ठीक है, तो मंगोल साम्राज्य जो है, यही जो यायावर साम्राज्य है ना, इसमें जो मेन बात होगा मंगोलिया का बात होगा। मंगोल क्या है? सबसे पहले हमारा भारत है, भारत के बाद चाइना, चाइना के बाद कौन है? मंगोल है। तो यहाँ पर जो साम्राज्य है, इसके उदय के कारण क्या थे, मतलब क्यों आया? तो देखो, सबसे पहले चंगेज खान का नेतृत्व और संगठन क्षमता। तो यहाँ का मेन बंदा कौन है? चंगेज खान, जिसे बहुत क्रूर शासक माना जाता है, बहुत अत्याचारी, मतलब उससे बहुत डरते थे लोग, इतना ज्यादा अत्याचार करता था वो। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखिए, चंगेज खान जो था, चंगेज खान का नेतृत्व और संगठन क्षमता, मतलब ये नेतृत्व करना है। देखिए, जो लीडर होता है, एक जो नेता होता है, वो हमको रास्ता दिखाने का काम करता है। तो ऐसे चंगेज खान भी लीडर था, तो वो रास्ता बहुत अच्छा दिखाता था। वो बहुत ऊपर लेके आया, नाम बनाया पूरी दुनिया में, किसका? मंगोल साम्राज्य का। तो ऐसे ही नेतृत्व उसका बहुत अच्छा था। नेतृत्व मतलब क्या? रास्ता दिखाने वाला। नेता जो होता है वो रास्ता दिखाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। संगठन क्षमता इनके पास बहुत अच्छी थी। और घोड़े, घोड़ों व ऊंटों पर आधारित
तेज गति वाली सेना, तो एक घोड़ों पर ऊंटों पर इनकी सेना हुआ करती थी, तेज गति वाली सेना होती थी, मतलब बहुत तेजी से ये लोग फाइट करते थे। नए नए हथियारों और युद्ध नीति, इनके पास न्यू न्यू वेपन्स हुआ करते थे, मतलब हथियार हुआ करते थे। इनकी युद्ध नीति का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, कि कैसे लड़ेंगे हम लोग, तो इनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी जबरदस्त हुआ करती थी। अगला क्या है, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। देखो, एक वर्ड आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, वो वर्ड क्या है, महत्वाकांक्षा। देखिए, महत्वाकांक्षा का मतलब होता है विस्तार। विस्तार क्या होता है, जैसे एक राजा है ना, जब वो राजा, जैसे हमारा जो चंगेज खान है, या कोई भी हमारे राजा है, बहुत महान महान राजा हुए, अशोक सम्राट हुए, बहुत सारे राजा हुए। जब कोई राजा ना, जैसे मान लीजिए उसका ये जगह है, मतलब यहाँ का वो राजा है, जब वो अपनी जगह को विस्तार करने लग जाए और जीतने लग जाए, आगे 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 बढ़ने लग जाए, मतलब और भी अगल बगल की जगहों को जीतना लग जाए, तो इसका मतलब है वो महत्वाकांक्षी राजा है। महत्वाकांक्षी मतलब जो एक जगह पे नहीं रुक रहे हैं, उन्हें और अपने राज्य को बढ़ाना है और जीतना है और जीतना है। तो ऐसे ही हमारा चंगेज खान भी था, वो और राज्यों को जीतने में विश्वास रखता था और आगे बढ़ना चाहता था। तो इसीलिए तो वो इतने दूर तक फैल गया था, यूरोप तक संबंध जोड़ दिए थे। कमजोर पड़ते साम्राज्यों का लाभ उठाना, तो मान लीजिए कोई साम्राज्य बहुत कमजोर हो रहा है, मतलब ताकतवर नहीं है, तो ये उससे लाभ उठाते थे। समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे अगला पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यायावर जीवन और कृषक समाज में क्या अंतर था। तो यायावर और कृषकों में क्या भिन्नता थी, मतलब फर्क, यायावर और कृषक लोगों में क्या फर्क थी, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जाम में आ गया। तो देखिए कैसे बताएंगे आप लोग को। पहला, कृषक जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, समझ गए। कृषक जैसे है, जो किसान है, किसान एक जगह रहेंगे, खेती करेंगे, वहीं पर सब कुछ है उनका। लेकिन जो यायावर रहेंगे वो एक जगह नहीं रहेंगे, वो अस्थाई लोग होते हैं, मतलब एक जगह नहीं रहते हैं। कृषक समाज अस्थाई गांव और नगरों में रहते थे, जबकि यायावर लगातार घूमते रहते थे। कितना इजी है, यायावर एक जगह पर नहीं रहते थे और कृषक एक ही जगह पर रहते थे, खेती करते थे, ये सब चीजें होती थी। अगला बात करते हैं, कृषक खेती से कृषक खेती से जीवन यापन करते थे, यायावर पशुपालन करते थे। तो यायावर जो होते थे, घुमक्कड़ जो लोग होते थे, मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर पढ़ाने से पहले बताया था, यायावर मतलब कौन थे, घुमक्कड़। घुमक्कड़ क्या करते हैं, अपने मवेशियों के साथ, मवेशी मतलब क्या बताया था मैंने, पालतू जानवर, तो अपने पालतू जानवरों के साथ घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और वहीं जो कृषक हैं वो अपना जीवन यापन क्या करते हैं, खेती करके करते हैं, मतलब एक जगह पर रहेंगे, खेती करेंगे, ऐसे उनका जीवन चलता था। लेकिन ये लोग क्या करते थे, अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कृषक समाज स्थिर प्रशासन वाले थे, मतलब एक जगह पर रुकने वाले। लेकिन ये लोग लचीले थे और गतिशील थे, मतलब जो गतिशील का मतलब क्या होता है, जो एक जगह पर नहीं टिकता है, जो बदलता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। वहीं कृषक समाज परंपरा से जुड़ा था, तो ये लोग अपनी परंपरा फॉलो करते थे। और यही जो हमारे यायावर हैं, ये युद्ध कला में श्रेष्ठ हुआ करते थे, मतलब लड़ाई करना, फाइट करने में सबसे ज्यादा क्या होते थे, श्रेष्ठ होते थे। बात समझ में आई आप लोग को। आगे बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला प्रश्न जो है हमारा, वो है चंगेज खान के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो चंगेज खान की जो प्रशासन की मुख्य विशेषताएं हैं उसको समझ लेते हैं। पहला, साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, प्रांत मतलब क्या होते हैं, जैसे हमारा पूरा जो देश है वो भारत देश है। ठीक है, हमारा पूरा देश क्या है, भारत देश है। भारत देश में अलग अलग स्टेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई यूपी है, कोई राजस्थान है, कोई बिहार है, तो ऐसे ही अलग अलग प्रांत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे ही जो चंगेज खान था, यानी जो साम्राज्य था चंगेज खान का, उस समय ये भी बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। सेना को दासियों, सैकड़ों, हजारों और 10,000 के आधार पर संगठित किया गया था। तो सेना को देखो, पर 10,000, कितना, हजारों और 10,000 के आधार पर, 1000 और 10,000 के आधार, मतलब ये हजार हजार है, ये 10,000 है, तो ऐसे बांटा गया था उनको। किनको बांटा गया था, सेना को। ठीक है, तो सैनिकों को। आगे बात करते हैं, कर प्रणाली को व्यवस्थित किया गया, मतलब टैक्स कैसे देना है। कर का मतलब क्या हो गया, टैक्स। प्रणाली मतलब वही कि जो सिस्टम है, प्रणाली का मतलब जो सिस्टम है, जो टैक्स सिस्टम है, इसको व्यवस्थित किया गया, अच्छा बनाया गया कि कैसे टैक्स देना है, किन चीजों पे देना है। अगला क्या है, धार्मिक सहिष्णुता बरती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए आप लोग। धार्मिक सहिष्णुता, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि सहिष्णुता क्या होती है। सहिष्णुता का मतलब होता है जब हर धर्म को हम बराबर सम्मान देते हैं, मतलब सभी को, किसी को ना ऊंचा बताते हैं ना किसी को नीचा बताते हैं। जैसे हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, हम लोग क्या करते हैं, इस्लाम
धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुना होगा आपने लाइन, सभी को आपस में बताते हैं बहनों भाई। तो मतलब इसका मतलब है सभी धर्मों को हमने क्या बोला है, एक बराबर सम्मान दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता थी। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब सभी धर्मों को एक समान मानना, मतलब सभी को पावर दिया गया था, ऐसा नहीं था किसी को ऊपर बताना। डाक और संचार व्यवस्था को बेहतर बनाया, तो यहाँ पर डाक प्रणाली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो न्यूज भेजना है, मतलब खबर भेजनी है, वो बहुत बढ़िया थी, बहुत उम्दा थी। तो इस कारण से अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिल्क मार्ग पर यायावारों का प्रभाव समझाइए। पहले तो आप लोग ये समझ लो कि सिल्क मार्ग है क्या, ठीक है। सिल्क मार्ग, जो सिल्क मार्ग है, ये समझ लीजिए, ये तो पता चल गया आपको, जैसे ये व्यापार वाला मार्ग, सिल्क मार्ग जो है वो व्यापार वाला मार्ग है। मैं बताता हूं, एशिया अफ्रीका, मतलब जो हमारी एशिया है, अफ्रीका है और यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, इन सभी को जोड़ता था सिल्क मार्ग, मतलब पूरा सड़कों का जाल फैला हुआ था, ऐसे समझ लीजिए, एशिया अफ्रीका यूरोप को जोड़ता था। कौन सा मार्ग, सिल्क मार्ग। इसका नाम पड़ा है सिल्क मार्ग, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि ज्यादातर जो मुख्य चीज थी उसमें सिल्क था, इस कारण से इस मार्ग का नाम क्या रख दिया गया, सिल्क मार्ग रख दिया गया। क्योंकि इसका मतलब क्या सिर्फ सिल्क ही आता था सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें आती थी, ठीक है, मसाले हो गए, क्लॉथ हो गए, बहुत सारी चीजें आती थी। लेकिन इसका सिल्क मार्ग क्यों पड़ा, क्योंकि सिल्क मार्ग का ये मतलब सिल्क आने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था, इसलिए इसका नाम सिल्क मार्ग ही रख दिया गया। तो आप इतना तो समझ गए कि एशिया अफ्रीका यूरोप इन सबको जोड़ता है कौन सा मार्ग, सिल्क मार्ग। अब आगे देखते हैं हम लोग सिल्क मार्ग के ऊपर जो क्वेश्चन है कि यायावारों ने इसको कैसे, यायावारों का क्या प्रभाव आया, ठीक है। तो यायावार साम्राज्य ने सिल्क मार्ग को सुरक्षित बनाया, तो सिल्क मार्ग सुरक्षित हुआ और फैला, कैसे फैला, क्योंकि यायावार लोगों की वजह से, ठीक है। तो यायावार लोग की वजह से सिल्क मार्ग सुरक्षित हो पाया। दूसरा, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की, तो यायावार साम्राज्य ने क्या किया, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की, जिसके कारण सिल्क मार्ग और अच्छा हो गया। समझ में आ रहा है, देखिए, जो व्यापारी होते हैं वो किसी रास्ते से तो ले जाएंगे ना अपने सामान को, अगर वो सामान सुरक्षित हो गया तो व्यापार भी बहुत अच्छा होगा, तो व्यापारी भी बहुत खुश रहेंगे। तो यायावर साम्राज्य ने क्या किया, व्यापार के रास्ते को ही सुरक्षित कर दिया, ठीक है, जिससे बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, सही सीधी सी बात है। आगे देखते हैं, चीन भारत और यूरोप, ये देख लो, चीन भारत और यूरोप, अभी मैंने तुमको पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर यूरोप को, एशिया को, सबको जोड़ रहा है ना कौन, सिल्क मार्ग। तो इन सबको जब जोड़ रहा है तो इनके बीच में जब अगर टेंशन खत्म हो जाएगी, यायावर साम्राज्य ने क्या किया, टेंशन ही खत्म कर दिया, आप कोई हमला नहीं हो रहा है, एकदम सुरक्षित हो गया है, तो क्या बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो क्या हुआ, चीन भारत और यूरोप के बीच में क्या बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। आगे देखिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान पैदा हुआ, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको बताया कि क्लॉथ्स आते थे, मसाले आते थे, सिल्क आता था, और इसके साथ साथ हमारी संस्कृति का भी तो आदान प्रदान हो रहा था। कोई चीनी व्यक्ति है हमारे यहाँ आ रहा है तो अपनी कल्चर के बारे में लेके आएगा, कोई यूरोप का व्यक्ति है हमारे देश में आ रहा है तो अपने कल्चर को लेके आएगा, ऐसे ही हम जहां जाएंगे हम अपने कल्चर को दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृति मतलब कल्चर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई, सीधी बात है, व्यापार होता है तो पैसा आता है, क्या आता है, पैसा, इसी को बोल रहे हैं आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हुई, मतलब अब पैसा आ रहा है अच्छे से, क्यों, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है, व्यापार होगा, बढ़िया होगा, ट्रेड बढ़ेगा तो देश में क्या आएगा, पैसा आएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सिक्स्थ क्वेश्चन, यायावार साम्राज्य के पतन के कारण लिखिए, क्यों यायावार साम्राज्य का पतन हो गया, पतन का मतलब खत्म, सीधी सी बात, क्यों खत्म हो गया। पहला कारण, साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इसको नियंत्रण करना इतना आसान नहीं था, पहला कारण तो ये लिखोगे आप। दूसरा कारण, उत्तराधिकारी संघर्ष, मतलब चंगेज खान जैसा और कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला, समझ में आ रहा है। जैसे मुगलों में हमारे जो लास्ट सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था, औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं आया जो मुगलों को इतना अच्छे से संभाल पाए, समझ में आया। तो इस कारण से यहां पर भी यही कुछ चल रहा है कि चंगेज खान इतना महान शासक था, इतना काबिल शासक था कि उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी इतना काबिल आया नहीं, जिसके कारण जो साम्राज्य है वो चल सके। दूसरा, तीसरा पॉइंट जो हमारा है, आंतरिक कलह और विभाजन, जो साम्राज्य है इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि जिसको संभाल पाना भी क्या है, नियंत्रण से बाहर है। अब ऐसे साम्राज्य में आपस में लोग लड़ रहे हैं, कलह हो रही है, जब कहीं पर देख लीजिए हमारे देश में भी अगर लड़ाई हो रही है एक राज्य से दूसरे राज्य की, तो देश टूटने के कगार पे पहुंच जाता है अगर लोग एकता ना दिखाएं। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इससे विभाजन का खतरा बन गया, विभाजन हो रहा है। कृषक जिसके बाद अब कोई विभाजन हो गया, कोई राज्य, भारत टूट गया, जैसे भारत पाकिस्तान टूटा था, तो भारत अखंड भारत थोड़ी ना रहा अब, ठीक है। तो ऐसे ही
जो साम्राज्य था उसका विभाजन हो रहा था कलह के कारण। कृषक समाजों की शक्ति में वृद्धि, कृषक जो हो रहे थे वो और पावरफुल हो रहे थे। विदेशी आक्रमण और विद्रोह, और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण था जो साम्राज्य था उसके टूटने का, और वो कारण ये है कि बाहरी आक्रमण हो रहे थे। बाहरी आक्रमण का मतलब क्या हो गया? विदेशी आक्रमण, मतलब जो हमारे देश के हैं वो तो देश हैं, बाकी जो आसपास के जो लोग हैं वो विदेशी हैं। जैसे पाकिस्तान के लोग भी विदेशी हुए, चाइना के लोग भी विदेशी हुए, मंगोल के लोग भी विदेशी हुए। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो ऐसे ही जहां के भी हम, बाकी सब दूसरे देशों के कौन है? विदेशी हैं। तो ऐसे ही मंगोल पे बहुत सारे दूसरे लोग हमला करने लग गए, इसके कारण भी वो साम्राज्य नष्ट हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। मंगोल सेना की युद्ध नीति का वर्णन कीजिए। देखिए बहुत माहिर थे ये लोग, चंगेज खान ने बहुत अच्छी सेना बनाई थी, तो इसके बारे में जान लो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तेज गति से घोड़ों पर युद्ध करना, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? कि ये तेज गति से लड़ते थे। किस पे लड़ते थे? घोड़ों पर। ठीक है। और छल कपट की नीति अपनाना, छल कपट नीति अपनाने का मतलब क्या हो गया? धोखा देना। ठीक है, मैंने बोला कि मैं तुमको नहीं मारूंगा ऐसे, और मार दिया। ठीक है, जैसे हमारे देश में मुगलों ने किया था, ऐसे ही मतलब छल कपट, झूठ बोलना। ठीक है, माइंड गेम खेलना, इसको बोलते हैं छल कपट करना। आगे, तीरंदाजी और घेरेबंदी में माहिर, ये लोग तीर बहुत बढ़िया चलाते थे, तीर धनुष का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करते थे, इनका निशाना बहुत अच्छा था। और ये लोग घेराबंदी, घेराबंदी क्या? किसी को घेर के उसको मारना। पूरी सेना को घेर लिए, उसके बाद उनको मार रहे हैं, जिसके कारण ये लोग बहुत युद्ध कला में माहिर थे। तो अगला क्या है? तीरंदाजी और घेराबंदी। अगला क्या है? दुश्मनों पर अचानक आक्रमण, मतलब आप लोग इकट्ठा हुए हो, तैयारी कर रहे हो हमला करने की, तब तक ये हमला कर देते थे। मतलब आप तैयारी में ही हो, अचानक से आप पे आके हमला कर दिए, आप हारोगे ही। तो ऐसे ही ये लोग बहुत ज्यादा निपुण थे, इस समय पता चल जाता था कि कहाँ युद्ध। और दूसरा, कड़े अनुशासन और संगठन के कारण विजय प्राप्त करना। अब जिसकी सेना, जिस देश की सेना बहुत अनुशासन में रहती है, समझ रहे हैं ना, हमारी जो सेना है 5 बजे उठ जाती है सुबह सुबह, तो इसका मतलब क्या है? अनुशासन है। बहुत लोग जब सो रहे होते तो उनका काम नहीं पड़ जाता है। ठीक है, उठना है तो उठना है, करना है तो करना है, ऐसे चलता है, कोई इफ बट नहीं होता है। तो ऐसे ही जो सेना कैसी रहेगी? अनुशासन के साथ रहेगी। जो बच्चा अनुशासन के साथ पढ़ता है, काम करता है, वो आगे बढ़ेगा ही, अच्छे नंबर लाएगा ही, सीधी सी बात है। अगला देखते हैं, यायावर साम्राज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान का संबंध बताइए। तो जो यायावर साम्राज्य हैं उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, ठीक है, तो आदान प्रदान क्या था? पूर्वी और पश्चिम की सब संस्कृतियों को जोड़ना। तो इसने, यायावर साम्राज्य ने किसको जोड़ दिया? पूरब की और पश्चिम की, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कल्चर था ना, इसको जोड़ने का काम कर दिया। ठीक है, सिल्क मार्ग से विचार, मैंने अभी बताया था, सिल्क मार्ग को इसने सुरक्षित किया था, यायावर लोगों ने। तो सिल्क मार्ग से विचार, कला, तकनीक और तकनीक का आदान प्रदान हुआ। तो जब वो लोग अपने साथ आते थे तो अपनी कला भी तो लाते थे, कोई व्यक्ति आता था तो दिखाता था देखो मेरे अंदर ये कला है, और अपना विचार भी लाता था, अपनी तकनीक भी साथ में लेके आता था। धर्मों का प्रसार, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम। ठीक है, उस समय कौन सा धर्म फैला? जब से मतलब ये यायावर साम्राज्य से बौद्ध धर्म फैला, बुद्ध भगवान वाला धर्म। ईसाई धर्म फैला, ईसाई मतलब क्रिश्चियन जो लोग, मतलब जो अंग्रेज लोग फॉलो करते हैं। इस्लाम, इस्लाम मतलब जो मुस्लिम लोग फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म फैला। तो ऐसे ही भाषा और साहित्य का प्रसार हुआ, भाषा और साहित्य का प्रसार, इसका मतलब क्या हो गया? कि अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग साहित्य, किताबें लिखते लोग, नॉलेज देते हैं, समझ में आ रहा है? उस चीज का प्रसार हुआ, प्रसार मतलब फैलना। विज्ञान और गणित के ज्ञान का विस्तार हुआ, गणित फैल रहा है, मैथमेटिक, साइंस, ये सब चीजें फैल रही हैं, किसके कारण? यायावर साम्राज्य के कारण। तो ये इनका योगदान है बहुत बड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंगेज खान को एक महान शासक क्यों कहा जाता है? जैसे देखिए हम लोग बताते हैं, हमारे मुगल थे हमारे देश में, तो उनमें महान शासक अकबर, जिनकी दुनिया इज्जत करती है। लेकिन कुछ कुछ है जिनका नहीं इज्जत करते हैं, जैसे उन लोगों ने अपने आप को, अपने काल को ही बर्बाद कर दिया। जैसे औरंगजेब के बाद उसने क्या किया? धर्म पे, अकबर था वही महान, सभी सहिष्णु था, सहिष्णु का मतलब अभी बताया था मैंने, सहिष्णुता थी उसमें, धार्मिक हर धर्म को उसने कर समाप्त कर दिया था जो हिंदू लोगों पे लगते। ऐसे कुछ जो शासक होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे शासक होते हैं, महान शासक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब सबको एक साथ लेके चलते हो तब ही आप महान बन पाते हो। ऐसे ही यहाँ पर महान कैसे हुए? देखिए चंगेज खान को क्यों महान कहा जाता है, कुछ कारण होते हैं। पहला, अगर जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो अकबर था, अकबर सभी धर्मों को साथ लेके चलते थे, इस कारण से वो महान हुए। अशोक सम्राट थे, ये भी महान हुए। तो ऐसे कुछ कारण। तो चंगेज खान का क्या कारण है? संगठन क्षमता और अनुशासन प्रियता।
ये संगठन बनाने में बहुत तेज, और दूसरा रूल फॉलो कराने में। मतलब अगर ये रूल है तो ये आपको फॉलो करना है। ये किसका कहना था? हमारे चंगेज खान का। तो अनुशासन बहुत पसंद था उसे। अनुशासन मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो करना। विशाल साम्राज्य की स्थापना, इसने एक बड़े से साम्राज्य की स्थापना की। आपको पता ही है, इतना बड़ा था कि जिसको नियंत्रण करना भी मुश्किल हो गया था। धार्मिक सहिष्णुता अभी बताया था मैंने आपको। हर धर्म को बराबर मानना। प्रशासनिक सुधार, अपने प्रशासन में सुधार करना। जैसे मान लीजिए कोई घूस ले रहा है, कुछ ले रहा है, अभी हमारे देश में सरकार अगर नहीं देख रही है तो गुस्सा आता है ना कि कैसी सरकार है, हम लोग सरकार हटा देते। तो ये अपने प्रशासन में सुधार करते रहते थे, इसलिए तो महान शासक हैं। सैन्य सफलता, मतलब सेना बनाने में, मैंने जैसे कि बोला कि बहुत युद्ध नीति में निपुण थे। बहुत बढ़िया सेना इन्होंने बनाई थी, और युद्ध नीति में निपुण था। ठीक है, मतलब लड़ने में बहुत माहिर थे। अगला प्रश्न 10, यायावर साम्राज्यों का विश्व इतिहास पर प्रभाव समझाइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो यायावर साम्राज्य मतलब जो यायावर है, इन लोगों ने विश्व में को क्या दिया, विश्व पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे? देखिए, एशिया और यूरोप के बीच संबंध मजबूत हुए। तो एशिया और यूरोप के बीच क्या मजबूत हुए? संबंध। तो जैसे मैंने बताया, एशिया इन सबको जोड़ता था ना सिल्क मार्ग, ऐसे ही तो इन कहीं से व्यापार होने लग जाता है। अभी हमारा देश भारत का रसिया से व्यापार होता है, रसिया और हमारे संबंध कितने अच्छे हैं, है ना। एक टाइम था अमेरिका के साथ भी अच्छे थे, लेकिन हाल ही में जो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया है उसके कारण हमारे संबंध खराब हो गए हैं। लेकिन थे ना, हमारे संबंध अच्छे हो रहे थे अमेरिका के साथ। जो बाइडन जब तक थे, जब से ट्रंप आए उन्होंने पता नहीं क्यों, मतलब हम पे दबाव डाला है। वैसे तो बहाना दिया गया है कि हम रसिया के साथ जुड़े हुए हैं और रसिया अच्छा नहीं है क्योंकि वो यूक्रेन से लड़ रहा है। चलिए, वो तो दूसरा टॉपिक हो गया। बाकी ऐसे ही समझिए, जब व्यापार बढ़ता है तो रिश्ते अच्छे होते हैं। तो एशिया और यूरोप के बीच संबंध मजबूत हुए, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान बढ़ा। मतलब व्यापार के कारण सांस्कृतिक यानी कल्चर का आदान प्रदान बढ़ा। अगला, साम्राज्य की निर्माण की नई परंपरा हुई। युद्ध नीति और प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभाव। तो युद्ध नीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, प्रशासनिक प्रणाली पर बहुत प्रभाव पड़ा। विश्व इतिहास की दिशा बदलने में योगदान। तो विश्व का इतिहास बदला, उसकी दिशा बदली, किसके कारण? यायावर साम्राज्य के कारण। ठीक है, तो ये थी हमारे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।